सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही हुई सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला लेक्चर नंबर 16 ऑफ GKPY की सीरीज पार्ट 4। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लेक्चर नंबर 16। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, दैट इज़ द एंटायर सैलरीज एंड अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स। और एक चीज़ कि आज CHSL टायर 2 को लेके वीडियो आएगा कि कैसे क्या हम लोग सारी चीज़ें करने वाले हैं टीयर 2 के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो द एंटायर सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशंस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC आर चार्ज्ड ऑन द संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के संपूर्ण वेतन भत्ते और पेंशन डैश पर देय होते हैं। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर स्पेशल फंड ऑफ द UPSC। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें तो ये कौन से पार्ट में आता है? देखिए, सिर्फ UPSC की नहीं, इन जनरल हम पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर बात करें, इन जनरल पब्लिक सर्विस कमीशन से मेरा मतलब है UPSC भी और स्टेट PSC भी, ये सब आते हैं आपके पार्ट नंबर 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाग नंबर 14 में आते हैं। ये आर्टिकल नंबर अनुच्छेद है आपका 315 से लेकर 323, 315 से लेकर 323 तक अनुच्छेद है, जिसमें कि आपके पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि लोक सेवा आयोग के बारे में दिया हुआ है। अब पब्लिक सर्विस कमीशन में जैसे मैंने बताया UPSC भी आता है, स्टेट PSC भी आता है। अब कॉमन तो है, लेकिन अब यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। जैसे UPSC की अगर बात करें तो इनके जो मेंबर्स और जो चेयरमैन हैं, जैसे अभी तो चेयरमैन मनोज सोनी जी थे, उन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया, अभी आई थिंक नए तो अपॉइंट हुए नहीं अभी नए चेयरमैन। इससे पहले मनोज सोनी थे और इससे सबसे पहले चेयरमैन कौन थे अगर आपसे पूछ ले तो? वैसे तो ये कभी पूछा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अगर पूछ ले तो रॉस बार्कर, ठीक है। लेकिन अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछे, ये तो इंडिपेंडेंस से पहले जो सबसे पहले चेयरमैन थे UPSC के, HK कृपलानी, पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर पूछेगा तो, ठीक है। तो जितने भी मेन हमारी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस होती हैं, इनकी सैलरी ड्रॉ होती है फ्रॉम दी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है चार्ज एक्सपेंडिचर, जिसको कि हम बोलते हैं प्रभारित व्यय या फिर प्रभारित खर्च, और एक होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। अब कल आपको पता है कि बजट प्रस्तुत किया गया, जो हम लोगों ने कल इवनिंग में डिस्कस किया था, राइट। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 266 के तहत आता है, अनुच्छेद नंबर 266। इसमें जितना भी टैक्स वगैरह का पैसा मिलता है गवर्नमेंट को, वो सब इसी में ही आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और इसी से ही ज़्यादातर जो खर्चे होते हैं सरकार के, ये मान लो कि ये पब्लिक पर्स है, पब्लिक पर्स है ना। और गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स हम किसको बोलते हैं ज़रा बताइए? तो इसी में सारा पैसा आता है, और इससे पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को खर्चा करने के लिए पैसा निकालना पड़ेगा, और वो पैसा निकालने के लिए पार्लियामेंट की यानी हाउस की परमिशन नीडेड होती है, जो अभी अब हम देखेंगे धीरे धीरे। कल मैंने आपको स्टेजेस ऑफ बजट पढ़ाई थी कि क्या स्टेजेस में बजट को पास किया जाता है। तो उसमें एक होगा वोटिंग, वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट। हर मिनिस्ट्री अपनी डिमांड रखी कि हमें इतना पैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए। वो पैसे को तभी निकाला जा सकता है अगर पार्लियामेंट ने उसके लिए सहमति दी तो। लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट होता है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर, इट इज़ नॉन वोटेबल, यानी इस पे वोटिंग नहीं हो सकती है। ये जो अभी बजट विच विल बी पुट टू वोट, उसमें चार्ज एक्सपेंडिचर पे कोई वोटिंग नहीं होती है। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, उनकी सैलरी ड्रॉ होती है। चाहे आप UPSC के चेयरमैन मेंबर्स की बात कर लीजिए, चाहे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की बात कर लीजिए, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर लीजिए, सो दैट वो इंडिपेंडेंट तौर से फंक्शन करें, गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं, इसलिए वो नॉन वोटेबल रखा गया है।
और ये जो मेड फ्रॉम वाला है इस पे वोटिंग होती भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही वोटिंग होती है। पार्लियामेंट मैंने वो गलत होगा जो मैंने अभी बोला कि पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, पार्लियामेंट नहीं, सिर्फ लोकसभा में वोटिंग होती है। राज्यसभा सिर्फ डिस्कस कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है उस पर। क्लियर? तो अभी के लिए हमें सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कितने पार्ट होते हैं, कि पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल के तहत आता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी महाजनपद वर देयर ड्यूरिंग द एज ऑफ बुद्धा? बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? 15, 26, 9 या फिर 16? नॉन वोटेबल यस सर, आपका पीडीएफ कोर्स प्रिंटेबल है? यस। चलिए, तो अगर हम बात करें महाजनपद, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये महाजनपद क्या थे हमारे। तो जो हमारा हम एक क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं, वो क्रोनोलॉजी है एक तो इंडस वाली सिविलाइजेशन का टाइम जिसको हम ब्रॉन्ज एज बोलते हैं। इसके बाद आती है हमारी वैदिक एज जिसको कि हम वैदिक पीरियड बोलते हैं। ये 2500 से लेकर 1750 बीसी तक था। ये उसके बाद 1500 से लेकर 500 बीसी तक था। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ से महाजनपद निकल के आते हैं। महाजनपद का मैंने आपको लोकेशन थोड़ा बताया था, कुछ ये वाला जो रीजन था यहाँ पे आपके महाजनपद कन्फाइंड थे। ये थे आपके 16 महाजनपद जो कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय में मेंशन्ड है। अंगुत्तर जो निकाय है बुद्धिस्ट टेक्स्ट उसमें मेंशन्ड है 16 महाजनपद करके। साथ ही साथ जो बुद्धा की जातक टेल्स हैं, जो बुद्धा की अर्ली लाइफ के बारे में हमें बताते हैं, उसमें भी इन महाजनपद के बारे में मेंशन्ड है। जो पनिनी की अष्टाध्यायी है, जो अष्टाध्यायी लिखी है, अष्टाध्यायी किसने? ये संस्कृत ग्रामर पे बुक है, पनिनी जी ने जो लिखी है, ठीक है, इसमें भी इन जनपद्स के बारे में मेंशन्ड है। ये जो 16 महाजनपद हैं इनकी आपको कैपिटल पता होनी चाहिए कि किसकी राजधानी क्या है। ठीक है, जैसे कि अंगा की चंपा है, मगध की राजगीर है, फिर राजगृह है, काशी की काशी है, वत्स की कौशाम्बी है, कौशल की श्रावस्ती, सुरसेन की मथुरा, पंचाल की ऐचित्य और काम्पिल्य, कुरु की इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की विराटनगर, छेदी की बांदा, अवंती की उज्जैनी, गांधार तक्षशिला, कंबोज पुंछ, अस्सक या फिर अस्मक की है पैठान या फिर प्रतिष्ठान, वज्जी की है वैशाली और मल्ला की है कुसिनारा। कैपिटल आपसे पूछ लेता है। अब कुछ तो आप आराम से ऐसे याद कर सकते हैं रिलेट करके, जैसे कि विराट से विराटनगर से विराट कोहली को रिलेट कर सकते हैं कि विराट अपनी माता से बहुत प्यार करते हैं, ऐसे करके। वी से वज्जी, वी से वैशाली, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, जो छेदी है, छेदी जो नहीं, वो एक मूवी आई थी सलमान खान वाली, आई थिंक दबंग मूवी, उसमें रहता है। तो वो बंदा बड़ा अच्छा है, सोनू सूदी तो बने थे छेदी, तो बंदा बड़ा अच्छा है, काफ़ी डोनेशन वगैरह करता रहता है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। बाकी मगध की तो आपको याद होनी चाहिए, इट वॉज दी मोस्ट पावरफुल महाजनपद में था ये मगध। क्यों? क्योंकि इसका लोकेशन बड़ा एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन पे था। मगध की कैपिटल राजगीर थी, देन पाटलिपुत्र बन गई थी कैपिटल, जो कि मॉडर्न डे पटना है। किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी राजगीर से पाटलिपुत्र? ये उडाइन ने करी थी, जो हरनका डायनेस्टी का एक रूलर था। बिंबिसार फाउंडर था हरनका डायनेस्टी का, एंड इसके बाद जो उडाइन है। ठीक है, बिंबिसार के बाद अजातशत्रु आता है, अजातशत्रु का जो बेटा होता है वो उडाइन होता है। मगध आपसे पूछता है किन दो नदियों के बीच में है, तो गंगा एंड सोन के कॉन्फ्लुएंस पे। सोन गंगा की एक ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है। या फिर अगर कभी पूछ ले कि मगध इज लोकेटेड ऑन दी साउथ ऑफ विच रिवर, तो आंसर वुड बी गंगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप रिप्रेजेंट्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स? निम्नलिखित में से कौन सा समूह आवश्यक अमीनो एसिड का प्रतिनिधित्व करता है? अमीनो एसिड क्या होते हैं? दीज आर दी फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन होते हैं वो इसी से ही बनते हैं अमीनो एसिड से, और जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में ही टूटता है। हम लोगों ने पढ़ा था, कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, जब पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया था। तो जरा कमेंट में बताइए कौन से दो हमारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। किस बेसिस पे हम किसी अमीनो एसिड को एसेंशियल फिर नॉन एसेंशियल बोलते हैं? तो जो बॉडी हमारी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है अमीनो एसिड्स को, उनको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोला जाता है। और ये टोटल 9 अमीनो एसिड्स होते हैं जो एसेंशियल होते हैं, जो हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, बाहर से लेने पड़ते हैं थ्रू द फूड्स। नॉन एसेंशियल क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी अपने आप, बॉडी कैन सिंथेसाइज ऑन इट्स ओन, यानी खुद से ये सिंथेसाइज कर सकती है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को। क्लियर?
तो यहाँ पे हमारे जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उसमें हिस्टिडीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है, लाइसिन होता है। सारे रटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप कुछ भी याद कर ले जाएंगे तो आराम से आप क्वेश्चन को वहाँ पे बना सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलानीन है, आपको पता है कि नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होता है। एलानीन हो गया, आपका अर्जिनिन हो गया, ये भी आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है। एस्पेरेजिन यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, ये एस्पेरेजिन भी आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, ठीक है। एस्पार्टिक एसिड हो गया, ग्लाइसिन यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, ग्लाइसिन हो गया। ये सारे आपके नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। और जो एसेंशियल वाले कौन से होते हैं, जो कि आपकी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, जिसमें कि हमारा हिस्टिडीन होता है, आइसोल्यूसिन होता है, ल्यूसिन होता है, लाइसिन होता है। चलो मैं सारी आपको लिखवा देता हूँ। एक आपका मिथियोनिन होता है, मेथियोनिन एक होता है आपका। वैसे तो इतने में भी काम चल जाएगा अगर आप ये 4-5 भी आराम ढंग से याद कर लो तो, ठीक है। और आपको एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप जो एसेंशियल वाले में लिख रहा हूँ इन्हीं 9 को याद रखो, और जो इसके अलावा होंगे तो वो अपने आप नॉन एसेंशियल हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिनाइलानीन, ठीक है, फिनाइलानीन, थ्रियोनीन, ट्रिप्टोफैन और वेलाइन, ये होते हैं हमारे, कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है। ये होते हैं हमारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और कौन से 2 एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ते हैं, तो एक तो पेप्सिन होता है जो एसिडिक मीडियम में काम करता है, और जो ट्रिप्सिन होता है वो भी सेम काम करता है लेकिन ये बेसिक मीडियम में फंक्शन कर पाता है। और एक चीज़ और यहाँ पे हम देख लेते हैं, दैट इज़ कि हमें पता है कि हमें खाने के थ्रू कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ते हैं सर्वाइव करने के लिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे 3 होते हैं, एक उसमें एक प्रोटीन भी होता है। और प्रोटीन को हम किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन को हम जानते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स के नाम से, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं। बॉडी की अगर ग्रोथ चाहिए अच्छी तो इसके लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तभी जो लोग जिम जाते हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटीन, यूजुअली जो प्रोटीन का इंटेक नीडेड होता है नॉर्मल ह्यूमन के लिए, वो उसका जितना बॉडी वेट होता है, मान लेते हैं आपका बॉडी वेट है 70 kg, तो आपको 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए रहता है डेली बेसिस पे। लेकिन अगर आप जिम वगैरह जाते हैं तो उसको आप डबल वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मसल्स ब्रेक डाउन हो रहा है तो उस केस में। तो प्रोटीन की अगर बात करें तो जो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ हो जाती है खासकर छोटे बच्चों में अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हुई तो। एंड प्रोटीन जैसे जो हमारा एग का होता है, एग का पूछ लेता है कौन सा पार्ट होता है, तो जो एग वाइट होता है उसमें हमें प्रोटीन देखने को मिलता है। जो हमारी सोयाबीन होती है उसमें अच्छा खासा प्रोटीन देखने को मिलता है। डिजीज़ की हम बात करें तो दैट इज़ क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर जो डिज़ीज़ होती है ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और एक डिज़ीज़ होती है मैरास्मस, ध्यान रखना, ये मैरास्मस जो होती है ये भी बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन ये ओवरऑल जो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उससे मैरास्मस होती है, ठीक है। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। वाइटामिन्स हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सेप्ट विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, और जो मिनरल्स होते हैं जैसे जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये वो होते हैं। जैसे कि सोडियम की बात करें तो ये मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, तो ये काम होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है। और बाकी तो हमारे मैक्रो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट है और फैट्स हैं, ठीक है। एक तो कार्ब्स होते हैं और दूसरे फैट होते हैं जिनको वसा बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स आपका ग्लूकोज में टूटता है और फैट आपका फैटी एसिड में टूटता है। कौन सा एंजाइम होता है जो पैनक्रियाज के द्वारा सेक्रीट किया जाता है जो फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है? बाइल जूस तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है और फैट को फैटी एसिड में तोड़ने का काम करता है लाइपेस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हो और ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए, कभी कई बार पूछ लेता है जैसे बटर में क्या होता है, तो बटर में आपका फैट होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये नॉर्मल से क्वेश्चन होता है। जैसे ब्रेड और हमारा मान लेते हैं जो चपाती होती है उसमें मेनली क्या होते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ जयपुर अतरौली घराना? जयपुर अतरौली घराने के संस्थापक कौन थे? अल्लादिया खान, ओमकारनाथ ठाकुर, अब्दुल करीम खान या फिर अली बख्श खान? तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाउंडर कौन थे, तो फाउंडर थे आपके अल्लादिया खान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर। क्या डाउट आ रहा है? नहीं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो होते हैं आपके वो टोटल एसेंशियल की अगर बात करें वो 9 होते हैं, नॉन एसेंशियल 9 नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना उसमें। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अल्लादिया खान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी घराने की अगर हम बात करें, बाकी भी हम लोग देख चुके हैं, जैसे कि
अब्दुल करीम खान ये किस घराने के फाउंडर हैं? तो ये जो जयपुर मेवाती घराना है, ठीक है, जयपुर जो मेवाती घराना है उसके फाउंडर हैं। और कुछ यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे कि बनारस घराना के फाउंडर। नहीं होगा तो मैं एक क्लास छोटी सी, मैं जैसे एफआरबी की जिस तरह से मैं आपको क्लास करवाई थी उसी फॉर्म में एक छोटी सी क्लास हम लोग कर लेंगे, जहाँ पे मैं आपको सारे घराने, उसके फाउंडर और फेमस जो एक्सपोनेंट उस घराने से एसोसिएटेड हैं वो करवा दूंगा, ठीक है। वो क्लास आपको मोस्ट प्रॉब्ली 1-2 दिन में मिल जाएगी। अभी के लिए कुछ कर लेते हैं, जैसे कि आपका बनारस घराना हो गया, लखनऊ घराना हो गया, ठीक है, और किराना घराना कर लिया, सॉरी एक सेकेंड, अब्दुल करीम खान तो यार किराना घराना को, जयपुर में मेवाती घराना के भी होंगे, और इसमें आप अब्दुल करीम खान को किराना घराना लिखिए। वैसे तो जयपुर मेवाती घराना के भी हैं, बट मेन इनको हम किराना घराना का फाउंडर मानते हैं अब्दुल करीम खान को। अब्दुल करीम खान हो गया, अब्दुल वहीद खान हो गया, ये सब, ठीक है। बनारस घराना की अगर हम बात करते हैं तो पंडित राम शाही, ठीक है, पंडित राम शाही हैं इस घराने के फाउंडर। लखनऊ घराने की बात करें तो लखनऊ से हैं आपके ईश्वरी प्रसाद जी, ठीक है, ईश्वरी प्रसाद जी। और लखनऊ का ही कालका बिंदादीन घराना है, जिससे कि हमारे पंडित बिरजू महाराज जी बिलोंग करते हैं। ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से एसोसिएटेड हैं। तो लखनऊ का जो कालका बिंदादीन घराना है उससे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन एपोप्टोसिस? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एपोप्टोसिस में शामिल है? गोल्गी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। एपोप्टोसिस होता क्या है? तो इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो कैंसर वगैरह में क्या होता है कि एकदम बहुत भयंकर सेल डिवीजन होने लगता है, अनकंट्रोल फॉर्म से सेल डिवीजन होने लगता है। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जहाँ पे सेल को मारना आवश्यक हो जाता है कभी कभी, तो उसी को बोलते हैं एपोप्टोसिस। दैट इज, इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो इसमें कौन सा सेल ऑर्गेनल यानी कौन सा कोशिकांग है मेनली इन्वॉल्व रहता है? ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। ये 2 लेयर्स यानी कि आपका बाई लेयर होता है, इसकी अंदर वाली लेयर में ही एटीपी का सिंथेसिस होता है, दैट इज एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा मुद्रा बोलते हैं, उसका सिंथेसिस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया सॉशस शेप का होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो ज़रा बताइए इसका डायामीटर कितना होता है, कितने माइक्रोमीटर का डायामीटर होता है? और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या करता है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि ये न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी को जनरेट करता है। गोल्गी अपरेटस की अगर बात करें, जिसको डिस्कवरी कैमिलो गोल्गी ने करी थी, इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज ये इन्वॉल्व रहता है पैकेजिंग और डिस्पैचिंग में। ये सारी चीज़ें हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है, इसीलिए पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केस में इन्वॉल्व होता है, ये ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है। किन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करता है? तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जो कि रफ राइबोसोम की वजह से होता है, और वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, तो उसका ट्रांसपोर्ट, प्लस जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको एक एंजाइम बताया था, जो हमारी लिवर की जो सेल्स होती हैं उसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें एक एंजाइम होता है जो वेस्ट डिस्पोजल या फिर डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम आपको बताना है। हिंट देता हूँ आपको, 450, 450, इस तरह से मैंने आपको कोई एंजाइम का नाम बताया होगा। स्मूथ की अगर बात करें तो ये फैट्स एंड लिपिड्स के सिंथेसिस करता है, प्लस ये जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है उसमें भी हेल्प करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लाइसोसोम को हम जानते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि ये जो है इसमें एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है जो कहाँ पे बनता है? जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही जाके बनता है। लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो गोल्गी अपरेटस के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर जो वो पड़ा होता है, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। तो इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। क्लियर? और यहाँ पे मैंने क्या पूछा था आपसे, एक तो ये P480 P450 एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। ये PL कौन लिख रहा है भाई? तुमने उसको कर दिया क्या? PL480 वैरायटी जो पब्लिक लॉ 4 जो हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन में, उससे मत रिलेट कर दो इसको, ठीक है। सुसाइडल बैग बोलते हैं। और क्या पूछा था? डायमीटर पूछा था। तो रफली 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का इसका डायमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, द टॉल स्कल्पचर्स ऑन द भरूच स्तूपा आर द डिपिक्शंस ऑफ। तो जो भरूच स्तूपा, पहली बात तो भरूच स्तूपा लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये किसके डिपिक्शंस है? महावीर, बोधिसत्व, बुद्धा या फिर यक्ष एंड यक्षिनीस। तो जो भरूच स्तूपा है, पहली बात तो ये मध्य प्रदेश में है। हम पढ़ चुके हैं कि स्तूपा होता क्या है। तो स्तूपा इस तरह का डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जो कि बुद्ध जी की डेथ से एसोसिएटेड है, हमने पढ़ा था। और बुद्ध जी की डेथ को हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, महापरिनिर्वाण। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि जो उनका बर्थ है उसको लोटस से सिंबलाइज किया जाता है।
जिसको हम जन्म बोलते हैं। देन जो उन्होंने ग्रह त्याग किया उसको हॉर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हॉर्स का नाम चन्ना था और उसको हम महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। देन बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि ट्री के नीचे, तो उसको हम निर्वाण बोलते हैं। देन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था जिसको कि हम धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, जिसको कि हम टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है। और क्या चीज़ हमने पढ़ी थी, और ये उसके बाद स्तूपा पढ़ा था, ठीक है। और जो पहला उन्होंने सरमन दिया था सारनाथ में, उसको हम व्हील से रिप्रेजेंट करते हैं। स्तूपा का हमने पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये जो गेटवेज हैं इनको हम तोरानास के नाम से जानते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं हेमिस्फेरिकल डोम, इसको हम अंडा के नाम से जानते हैं। ये आपकी हर्मिका है और इसको हम बोलते हैं छत्र। ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ये आपका होता है पेडेस्टल पाथ, ठीक है। वेदिका और मेधी बोलते हैं इसको। ये जो पेडेस्टल पाथ है मेधी, ठीक है। और ये जो आपके रेलिंग्स टाइप हैं इनको हम बोलते हैं वेदिका। तो जो भरूच स्तूपा है मध्य प्रदेश में लोकेटेड, यहाँ पे डिपिक्शन है यक्ष और यक्षिणी का, एक तरह का गॉड एंड गॉडेसेस से आप इनको रिलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस स्तूपा है जो कि है सांची स्तूपा। कहाँ पर लोकेटेड है, अगेन ये भी आपका मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। यहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेस्टिवल का नाम बताइए। रिसेंटली अभी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ उसमें इसने ये पूछा कि ये जो स्तूपा है, ठीक है, आई थिंक इसी से पूछा था रिलेट करके। पहली बात तो कौन सा फेस्टिवल है, इट इज़ दी चेतियागिरी विहार फेस्टिवल, ठीक है। चेतियागिरी विहार फेस्टिवल। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा था उसने कि सांची स्तूपा में जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है किसके रिलिक्स देखने के लिए लोग वहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो सरीपुत्ता, ठीक है, सरीपुत्ता एंड जो महामोगलेना है, ठीक है, महामोगलेना, ये जो बुद्धिज़्म धर्म से एसोसिएटेड हैं, तो इनके रिलिक्स देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। सरीपुत्ता और महामोगलेना, ये दो नाम आपको याद रखने हैं। कुछ और स्तूपा हैं जैसे कि हमारा शांति स्तूपा, सारनाथ स्तूपा। जो इंडिया में लोकेटेड सबसे बड़ा स्तूपा है वो है केसरिया स्तूपा। तो शांति स्तूपा की अगर हम बात करें तो शांति स्तूपा तो आपका लद्दाख में लोकेटेड है। सारनाथ कहाँ पे है, ये क्या हो रहा है यार, एक सेकंड रुकना, ठीक है, बीप करके रह गया, एक सेकंड। चलिए, तो सारनाथ स्तूपा ये कहाँ पर लोकेटेड है आपका, वाराणसी में ही, ठीक है। और इसको हम धामेक स्तूपा के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि धामेक स्तूपा कहाँ पे, और ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल शेप में। और केसरिया स्तूपा जो कि सबसे बड़ा स्तूपा है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। वैसे तो बोरोबुदुर स्तूपा है जो कि कहाँ पे है, इंडोनेशिया में, लेकिन इंडिया में अगर बात करें तो केसरिया। सांची स्तूपा को सबसे पहले किसने बिल्ड कराना स्टार्ट किया था, तो इट वाज अशोक जिन्होंने इसको बनवाना स्टार्ट किया था सांची स्तूपा को। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, राज तरंगिणी द बुक ऑथर्ड बाई काल्हान इन 12th सेंचुरी वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। तो किस लैंग्वेज में लिखी हुई थी, जो कि कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में हमें बताता है, ठीक है, कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में बताता है। एंड इट वॉज रिटन इन दी संस्कृत लैंग्वेज। कुछ और बुक्स हैं हमारी जो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई। एक तो मैंने आपको अष्टाध्यायी की पन्निनी बताई, प्लस जैसे कि आपके बुद्ध चरित्र है, और आपकी लीलावती ये भी संस्कृत में लिखी हुई है। मुद्र राक्षस, कामसूत्र, ये किसने लिखी है, तो यहां पे अगर हम बात करें बुद्ध चरित्र तो ये लिखी अश्वघोष ने। लीलावती किसने लिखी है, भास्कर ने लिखी है, ठीक है, इट इज अ बुक ऑन मैथमेटिक्स। मुद्र राक्षस विशाख दत्त, ठीक है। तो इसी बुक में जो मौर्य डायनेस्टी के जो रूलर्स हैं, खासकर जो चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर हैं, उनको कुलीन वर्ग का यानी कि लोक लैंड का बताया गया है, विशाख दत्त। कामसूत्र तो आप जानते हैं, ठीक है, वात्सायन।
और जितनी भी कालिदास की बुक्स हैं मोस्टली वो भी सब संस्कृत लैंग्वेज में ही लिखी हुई हैं। चाहे आप हर्षवर्धन की बुक्स ले लें, हर्षवर्धन ने कौन कौन सी बुक लिखी है? रत्नावली लिखी है, प्रियदर्शिका लिखी है और नागनंदा बुक लिखी है। ठीक है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जो कोएट पोएट थे, दैट इज़ बाण भट्ट, उन्होंने कौन सी लिखी है? उन्होंने लिखी है हर्षचरित्र प्लस इन्होंने लिखी है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमंग दी चॉइसेस लिस्टेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर, यानी सूचीबद्ध विकल्पों में से कौन सा कैंसर का एक रूप नहीं है? ग्लोकोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या फिर कार्सिनोमा। नॉट अ फॉर्म ऑफ कैंसर। तो ग्लोकोमा जो होता है ये हमारी एक आई की डिजीज़ होती है। ये मोस्टली हेरिडिटरी डिजीज़ होती है जिसमें कि आपकी आई का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। आई में जो हमारी आँख के अंदर जो फ्लूइड मौजूद होते हैं उसमें प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोकोमा। साथ ही साथ एक और डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकोमा। ये भी डिजीज़ आई में फ्लूइड का प्रेशर बढ़ने की वजह से ही होती है। बस डिफरेंस ये होता है, ये आपका जो ट्रैकोमा होता है ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, यानी बैक्टीरिया की वजह से होती है, और जो ग्लोकोमा होता है वो हेरिडिटरी होती है। और सार्कोमा, लिम्फोमा और कार्सिनोमा। कार्सिनोमा में तो नाम ही कार्सिनो, बिकॉज जो भी हमारे कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं उनको हम कार्सिनोजेनिक एजेंट्स बोलते हैं। कार्सिनो का मतलब ये इट इज़ अ रूट वर्ड फॉर द कैंसर। तो ये सब कैंसर के फॉर्म्स हैं, बट ग्लोकोमा एक कैंसर का फॉर्म नहीं है। ये आई को अफेक्ट करने वाला डिजीज़ है। ठीक है, और इसमें ये एक हेरिडिटरी नेचर का होता है। ठीक है, आई की अगर हम बात करें स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, तो आई का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे आपका लेंस होता है, यहाँ पे आपके आइरिस होते हैं और आइरिस को कंट्रोल कर, यहाँ पे आपके पेपिल होते हैं और पेपिल को कंट्रोल करते हैं आइरिस। ठीक है, तो ये लेंस होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको देखने को मिलेंगे इस तरह से कॉर्निया। कॉर्निया का जो काम होता है, सबसे पहले तो जो आई का हम डोनेशन करते हैं उसमें कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। लेंस का काम क्या होता है? लेंस का काम होता है जो रेज आ रही हैं उसको फोकस करना। फोकस कहाँ पे करना? उनको फोकस रेटिना पे करना। जो भी हमारे जो इमेज बनती है वो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रेटिना में बनती है। यहाँ पे जो हमारे पेपिल होते हैं, पीपल जिनको हम हिंदी में पुतली बोलते हैं, इनका काम क्या होता है? अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ठीक है, एंटरिंग इनटू द आई, इसको कंट्रोल करने का काम होता है किसका? पीपल का। और पीपल को कौन कंट्रोल करता है? पीपल को कंट्रोल करता है आइरिस। जो आइज़ का कलर होता है, जैसे ब्लू आइज़ होती हैं किसी की, नॉर्मली तो ब्लैक ही होती हैं, बट ब्राउन आइज़, ब्लू आइज़, वो कलर जो होता है वो आइरिस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो कलर होता है वो आइरिस पे डिपेंड करता है, और जो इमेज होती है वो कहाँ पे बनती है? वो बनती है रेटिना में। ठीक है, इमेज का फॉर्मेशन जो होता है वो होता है रेटिना में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट मैटर्स विद देयर कंसर्न्ड आर्टिकल्स। तो यहाँ पर लिस्ट ए है और यहाँ पर लिस्ट बी है, एंड मोस्टली ये हमारे पार्ट नंबर 15 के आर्टिकल्स हैं। पार्ट नंबर 15 का मतलब है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। पार्ट नंबर 15 मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो कि कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक में है? आर्टिकल नंबर 320। अब याद करिए 315 से लेके 323 तक में। पार्ट नंबर 14 था पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, देन यहाँ पे 324 से स्टार्ट होगा और 329 तक जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें कब ये स्टैब्लिश हुआ था, तो 25 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश होता है। इसी दिन हम 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है 25 जनवरी को। ठीक है, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन, या आर्टिकल नंबर 324 में है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसको बी से मैच करवाना होगा। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, ये है आपका आर्टिकल नंबर 327। एंड बार ऑफ इंटरफेरेंस बाई कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स, यानी इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है किन मैटर्स पे? इलेक्टोरल मैटर्स पे, जो भी इलेक्शन से जुड़ी चीज़ें हैं। ये है आपका आर्टिकल नंबर 329 जो कि आपका लास्ट आर्टिकल है इसमें। तो BCA विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड।
क्लियर इतनी चीज़। और बाकी आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे पहला तो लिखा हुआ है सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। किसके इलेक्शंस करवाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये करवाता है आपके लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव, विधान परिषद दैट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव, प्लस राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये सारे जो इतने इलेक्शंस होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो सिर्फ आपके जो लोकल बॉडीज़ होते हैं दैट इज़ पंचायत और जो म्यूनिसिपैलिटी हैं, पंचायत और नगर पालिका, उनके ही सिर्फ चुनाव करवाता है। ठीक है। आर्टिकल 324 हमने देखा, 327 और 329। आर्टिकल नंबर 325 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद नंबर 325। तो इसमें दिया हुआ है कि नो पर्सन शैल बी एन एलिजिबल, नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन वोटर लिस्ट, यानी किसी को इस बात के लिए वोटर लिस्ट में इंक्लूड करने से मना नहीं किया जा सकता है कि वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन, रेस, कास्ट या फिर सेक्स से बिलोंग करता है। रिलीजन, रेस, कास्ट इनसे बिलोंग करता है। इस मामले में इस पर्टिकुलर लॉजिक से किसी को वोटर लिस्ट में नॉन इंक्लूजन से मना नहीं किया, मतलब वो नहीं कह सकता कि आपको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है। 326 में क्या दिया हुआ है? जिस तरह से 327 में आपका दिया हुआ है, चलो इस पहले अलग से देख लेते हैं 326। तो इसमें इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ पीपल दैट इज लोकसभा प्लस इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें दिया हुआ है कि इनके जो इलेक्शंस होंगे वो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे, जिसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ये होता है कि हर अडल्ट दैट इज़ जो 18+ है वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 326 में। 327 बता दिया, 329 भी हो गया। 328 में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे 327 में लिखा हुआ है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेचर, उसी तरह 328 में लिखा हुआ है पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक प्रोविजन विद दिस रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन टू लेजिस्लेचर। ठीक है। जिस तरह यहाँ पार्लियामेंट है उसी तरह 328 में स्टेट लेजिस्लेचर को लेकर प्रोविजन है। ऑलराइट। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? और ये सारी चीज़ें मैंने आपको आई थिंक बताई, नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ आपको कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन बना था इट वॉज अ सिंगल मेंबर्ड बॉडी ओरिजिनली, लेकिन 1989 में 1989 में ये मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनती है 1+2। पहले सिर्फ इसमें एक ही मेंबर होते थे, लेकिन अभी 1+2 यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। ठीक है। और पहले हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? वो सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। और करंट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो करंट में है राजीव कुमार, ही इज द करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अगला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित को मिलान करना है। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखा हुआ है और उस पर्टिकुलर रिवर का नाम लिखा हुआ है जो उस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक से एसोसिएटेड है। सबका सही है। ये 61st अमेंडमेंट आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज जो 61st अमेंडमेंट है उससे वोटिंग एज को डिक्रीज़ किया गया था, 21 से 18 किया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग वोटर लिस्ट में आ गए थे और इसकी वजह से काम बढ़ गया था। इसी की वजह से इसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी बनाया गया था। कैरेक्टरिस्टिक और अदर नेम यहाँ पे लिखा हुआ है और उस रिवर का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। एरिया ऑफ बैड लैंड टोपोग्राफी, बैड लैंड टोपोग्राफी, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं इट इज़ अ बैड लैंड टोपोग्राफी। इसमें होता क्या है, इसमें रेवाइंस बन जाते हैं, यानी कि एक तरह से घाटियाँ बन जाती हैं, और इसके लिए जानी जाती है चंबल रिवर। चंबल रिवर जो है जानी जाती है गली इरोजन करने के लिए, और ये गली इरोजन करके क्या बनाती है? ये बनाती है रेवाइंस। क्लियर। वृद्ध गंगा, वृद्ध गंगा है आपकी गोदावरी, जिसको कि हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज तो हम कल भी हम लोगों को जब बजट किया था, है ना, पोलावरम जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो इसमें चल रहा है गोदावरी रिवर पे, अभी गवर्नमेंट उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करेगी। ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए बिकॉज इंपॉर्टेंट है, बजट में मेंशन हुआ है। और गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ तो किस तरह से हमने याद करी थी। एक तो MS, ठीक है, और PPP एंड World War I, ठीक है। इस तरह से हमने सारी चीज़ें इसमें देखी थी।
ठीक है। तो इसमें एमएस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एमएस में हम लोगों ने पढ़ा था, एक तो क्या पढ़ा था, मांजरा, सबरी, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रवती, पूर्णा, प्राणहिता और पेनगंगा, ये हम लोगों ने ट्रिब्यूटरीज पढ़ी थी गोदावरी की। और गोदावरी रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये होता है आपका त्र्यंबकेश्वर प्लेट्यू से। त्र्यंबकेश्वर जो कि कहाँ पड़ता है, नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। तो 4-1 एंड सांगपो हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्रा के बारे में, इसको यार्लिंग सांगपो के नाम से भी जानते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अंगसी या फिर चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, वहाँ पे इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। देन यू टर्न लेती है नामचा परवा से, देन इसको हम अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं सियांग के नाम से, देन दिहांग के नाम से। देन असम में आती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। एंड देन उसके बाद साउथ वो टर्न मारती है, कहाँ से, जो ढुबरी नाम की जगह है असम में, वहाँ से। एंड देन इसका नाम पड़ता है जमुना, कहाँ पे, बांग्लादेश में। देन ये मर्ज होती है पद्मा के साथ, जो कि गंगा है, इंदी बांग्लादेश, और मेघना बनाता है ये, ठीक है। और ब्रह्मपुत्रा की आपको ट्रिब्यूटरीज पता होनी चाहिए, लोहित, धानसारी, लोहित और लोहित हो गई, धानसारी हो गई और दिबांग हो गई, ये इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन करती हैं। राइट साइड से कौन ज्वाइन करती है, मानस, कामेंग, तीस्ता, ये इसको, और आपकी जो सुबनसारी हो गई, ये राइट साइड से ज्वाइन करती हैं। सौरो ऑफ बिहार हम बोलते हैं कोसी को, जो गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और बात करें सौरो ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, तो वो दामोदर रिवर को बोलते हैं, ठीक है। सौरो ऑफ बंगाल अगर पूछ ले, ठीक है, सौरो ऑफ बंगाल, ये हम किस रिवर को बोलते हैं, ये दामोदर रिवर को बोलते हैं। दामोदर की अगर हम बात करें तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये हुगली रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और हुगली खुद गंगा रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है। हमें पता है कि यहाँ फरक्का नाम की जगह है, यहाँ से गंगा आगे मतलब चली जाती है और इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली निकल जाती है, इसी की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। गली इरोजन ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो चंबल कर रही है। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है, चंबल है आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी। और चंबल निकलती कहाँ से है, चंबल निकलती है मऊ प्लाट्यू से, ठीक है। बिकॉज हमें पता है इस तरह से जैसे गंगा आती है, गंगा को ये यमुना ज्वाइन करती है, यमुना की हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ठीक है। चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे कि काली सिंध, पार्वती और छिप्रा, काली सिंध, पार्वती, छिप्रा, और यहाँ से आती है बानस जो कि अरावली से निकलती है, वो भी चंबल की ट्रिब्यूटरी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इन एसआई यूनिट्स फॉर एन आइडियल गैस एट अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर एक आदर्श गैस के लिए एसआई इकाइयों में प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। 6.17 × 10⁻21, 9.17, 8.17 या फिर 7.17। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 6.17 × 10⁻21 जूल, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी चीज़ के मोशन की वजह से, जब कोई चीज़ वेलोसिटी में होती है, मोशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी होगी, तो उसकी वजह से जो एनर्जी बनती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी या फिर गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की बात करें, इसका रिलेशन किस तरह से होता है विद द लीनियर मोमेंटम, तो p²/2m होता है। एक आइडियल गैस क्या होती है, देखिए कोई भी गैस आइडियल एक्चुअल में रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। सारी गैस को हम रियल गैस के नाम से जानते हैं, रियल गैसेज होते हैं, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम उन कंडीशंस को मीट करवा दें, वो कंडीशंस हैं लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर की। तो ये कंडीशन में कोई भी जो रियल गैस होती है, इट टर्न्स इनटू एन आइडियल गैस, जिसमें कि हमने काइनेटिक एनर्जी देखा 6.17 × 10⁻21 जूल होता है। बिकॉज एनर्जी क्या होता है, एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल ही होती है, ठीक है। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। और हम ये भी पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो मतलब डायरेक्ट ऐसे तो रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, जिसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ये किसी बॉडी की जो पर्टिकुलर स्टेट है, ठीक है, जो पोजीशन है उसकी वजह से जो एनर्जी आती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि एक खिंचा हुआ तीर कमान, दैट इज़ अ स्ट्रेच्ड बो, उसमें आपकी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जैसे आप उसको छोड़ते हो तो पूरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हमारे डैम्स होते हैं, उसमें जो पानी स्टोर्ड होता है, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे ही वो उसके जो गेट्स खुलते हैं तो वो मूव करना स्टार्ट करते हैं और वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग होली डेज इन क्रिश्चियनिटी इज अ मॉर्निंग डे। ईसाई धर्म में निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र दिन शोक का दिन होता है, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर, मॉन्डे थर्सडे,
क्रिसमस या फिर गुड फ्राइडे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हॉलीडेज इन क्रिश्चियनिटी इज मॉर्निंग डे, तो ये होता है आपका गुड फ्राइडे। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही आंसर होगा। देखिए ईस्टर तो होता है कि ये माना जाता है कि रफली 2-3 दिन बाद इसके गुड फ्राइडे का सेलिब्रेट किया जाता है। गुड फ्राइडे तो ये है कि जिस दिन क्रूसिफिकेशन किया गया था जीसस का। क्रूसिफिकेशन मतलब आपने वो देखा होगा किस तरह से उनको मतलब जो रोमन्स थे उन्होंने क्या किया था, उनका क्रूसिफिकेशन किया था। उनको इस तरह से जो लकड़ी का स्ट्रक्चर था उसमें उनको क्रूसीफाई कर दिया था, उनको इस तरह से उनके हाथ कील वगैरह से ठोक दिए थे। आपने देखा होगा वो पिक्चर को, ठीक है। तो गुड फ्राइडे, देन उसके बाद ईस्टर होता है जिसमें कि ये माना जाता है कि वो फिर से मतलब उनकी डेथ के 2-3 दिन बाद फिर से ही केम बैक टू द लाइफ, और उसी को हम ईस्टर बोलते हैं। अगला हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड फेज ऑफ एनसो क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल कूलिंग ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ द रीजन। एनसो जलवायु पैटर्न के ठंडे चरण का नाम क्या है जो क्षेत्र के सतही जल के असामान्य रूप से ठंडा होने का वर्णन करता है। एनसो न्यूट्रल, नीनो 3 रीजन, ला नीना या फिर ट्रांस नीनो। देखिए सदर्न ऑसिलेशन होता क्या है, तो ऑसिलेशन आप जब नाम सुनते हैं तो थोड़ा सा आप कुछ इस तरह से रिलेट कर पाते हैं कि बैक एंड फोर्थ किसी चीज़ का टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, उसको हम ऑसिलेशन बोलते हैं। होता क्या है, ये आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ये इंडिया है ना, हमारा प्यारा भारत, और ये है आपका साउथ अमेरिका का, और ये साउथ अमेरिका के कंट्री है पेरू, ठीक है। अब यहाँ पे होता ये है कि नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है, यानी आम जिंदगी में क्या होता है कि यहाँ पे ये कोल्ड करंट है जिसको पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट बोलते हैं। होता ये है कि ये कोल्ड करंट ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है। ऊपर होता ये है कि यहाँ पे जो वार्म वाटर होता है, पहली बात तो जो, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है, यहीं से इक्वेटर पास होती है तो गर्म पानी होगा। यहाँ पे आपकी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारी पवनें चलती हैं, परमानेंट तरह की विंड होती हैं। ये इस गर्म पानी को यहाँ पे इकट्ठा कर देती हैं ऑन दी नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। डार्विन नाम की ये जगह है, खूब बारिश होती है ऑस्ट्रेलिया में। भारत में भी खूब बारिश होती है क्योंकि ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर के पास यहाँ मेस्करीन पड़ता है, तो चाहे मेडागास्कर या फिर मेस्करीन के पास आपको एक हाई प्रेशर देखने को मिलता है। तो ये हाई प्रेशर जो है काफ़ी, ये तो आपका मेडागास्कर ध्यान रखना, ये मेस्करीन है और ये है आपका मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर। तो यहाँ पे क्या इंटेंस हाई प्रेशर बनता है जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरह से ये विंड्स जो हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही चलती हैं विंड्स। तो बहुत अच्छी तरह से ये साउथ वेस्ट यानी कि जो दक्षिण पश्चिमी पवनें हैं वो इंडिया की तरफ जाती हैं और बारिश करती हैं। ये है नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल जो चलती हैं चीज़ें। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो जोग्राफिस्ट को भी ढंग से नहीं पता कि कब होता है, वो ये बोलते हैं कि हर 3 से 7 साल में ऐसा होता है। क्या होता है ऐसा? ये ऐसा होता है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट और जो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड हैं ये वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये गर्म पानी यहाँ पे बैक मार के फिर से इकट्ठा हो जाता है, वहाँ पे मूव नहीं कर पाता है डार्विन की तरफ या फिर ऑस्ट्रेलिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश नहीं होगी, यानी कि डेजर्ट होगा, सूखा होगा। और भारत में भी यहाँ पे भी अच्छा हाई प्रेशर डेवलप नहीं होगा, इस वजह से भारत में भी अच्छा खासा मानसून नहीं आएगा, डिलेड आएगा और बहुत ही कम बारिश होगी। ये पर्टिकुलर चीज़ को हम बोलते हैं अल नीनो। ये हो क्या रहा है, कभी यहाँ पे, अब देखो अगर गर्म पानी यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो गर्म वाली जगह में लो प्रेशर होता है, निम्न दाब होता है, उसके पीछे मैंने आपको समझाया था पूरा रीज़न। जहाँ ठंडी कंडीशन होती है वहाँ हाई प्रेशर होता है, तो कभी यहाँ भी हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर। अल नीनो वाले में क्या होता है, यहाँ हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम ऑसिलेशन बोलते हैं, सदर्न ऑसिलेशन। तो अगर ये जो मैंने दूसरा केस बताया जहाँ पे ये विंड्स जो है वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये पानी यहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। जब पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तो इसकी वजह से यहाँ पे अपवेलिंग जोन भी नहीं बन पाते हैं। अपवेलिंग जोन क्या होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मछुआरों के लिए बड़ी अच्छी कंडीशन बन जाती हैं। ये विंड चलती है यहाँ से, गर्म पानी को यहाँ डाल देती हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो नीचे का जो ठंडा पानी है वो ऊपर उठता है उस जगह को भरने के लिए। तो उसके पीछे पीछे क्या होता है, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पानी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी ऊपर उठ के चले आएंगे, तो उसके पीछे पीछे फिशेज आने लगती हैं। इसको ऐसे तुम याद करो, हम लोगों ने फूड चेन पढ़ी थी, तो जो फाइटोप्लैंक्टन है इस पे कौन फीड करते हैं, जू प्लैंक्टन, जो कि हमने देखा था क्या होते हैं, ये फ्री ड्वेलिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं,
कहाँ पे? समुद्र में पाए जाते हैं। और इन पे कौन रिसाइड करता है? जू प्लैंकटन पे। इन पे रिसाइड करती हैं जो हमारी छोटी छोटी फिशेज़ होती हैं, और इस पे रिसाइड करती हैं कौन? जो बिग फिशेज़ होती हैं। तो अगर फाइटो प्लैंकटन ऊपर जाएगा तो उसके पीछे पीछे जू प्लैंकटन, उसके पीछे पीछे स्मॉल फिशेज़, बिग फिशेज़। तो फिश इंडस्ट्री खूब यहाँ पे फ्लरिश करती है, क्योंकि मछुआरे आराम से पकड़ लेते हैं। लेकिन अलेनिनो वाले साल में क्या है कि पानी तो मूव किया ही नहीं, तो यहाँ पे फिशिंग इंडस्ट्री भी इन्फ्लुएंस होती नहीं, सबका ही सत्यानाश हो जाता है। अलेनिनो को बोलते हैं वार्म फेस ऑफ एनसो। अल्नीनो की बात जब हम करते हैं तो अल्नीनो ये हर 3 से 7 साल में आता है। इसका मतलब होता है स्मॉल बॉय। स्पेनिश में अल्नीनो बोलते हैं और इंग्लिश में स्मॉल बॉय। चाइल्ड क्राइस्ट भी इसको बोलते हैं, चाइल्ड क्राइस्ट। ये होता है आपका वार्म फेस ऑफ एनसो, ये होता है वार्म फेस। और जो कोल्ड फेस होता है वो अल्नीनो का जस्ट उल्टा, जिसको ला नीना के नाम से जानते हैं हम। ला नीना क्या होता है? ला नीना में ये होता है कि जो ये ट्रेड विंड चल रही थी यहाँ पे, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा गर्म पानी यहाँ इकट्ठा होगा, और ज़्यादा बारिश होगी ऑस्ट्रेलिया में, और ज़्यादा बारिश होगी इंडिया में। जल्दी मानसून आएगा, बहुत बढ़िया मानसून आएगा, यानी नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। ला नीना, जिसको बोलते हैं स्मॉल गर्ल। ये तो ला नीना तो स्पेनिश टर्म है। और एक चीज़, ये डार्विन नाम की जगह ऑस्ट्रेलिया में, और ये तहीती नाम की जगह है। ये जो जोग्राफिस्ट क्या करते हैं, तहीती और डार्विन के बीच में प्रेशर डिफरेंस को माप लेते हैं। और अगर तहीती और डार्विन के बीच में अगर प्रेशर डिफरेंस, जो दाब का जो अंतर है, प्रेशर डिफरेंस है, अगर ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव होगा तो उस केस में अल नीनो आता है। और अगर ये पॉजिटिव हुआ तो नॉर्मल या फिर नॉर्मल से ज़्यादा बारिश। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव, उसका मतलब होता है अल नीनो। हाउ मेनी प्लेयर्स फ्रॉम वन टीम कैन प्ले इन कबड्डी मैच एट अ टाइम? एक समय में एक टीम में कितने खिलाड़ी कबड्डी मैच खेल सकते हैं? ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कबड्डी में, और ये स्पैम मत किया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कबड्डी की अगर बात करें तो इसमें कितने नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं? 7। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही आंसर होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि एक फुटबॉल का जो मैच होता है उसको स्टार्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ प्लेयर चाहिए मिनिमम, तो वो भी 7 ही होते हैं। फुटबॉल में 11 नंबर ऑफ प्लेयर होते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट एंड हॉकी में, लेकिन फुटबॉल मैच स्टार्ट होने के लिए मिनिमम 7 प्लेयर से भी काम चल जाता है। कबड्डी की अगर बात करें तो इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि रेडर कौन होता है, डिफेंडर कौन होता है। तो जैसे ये आए, आपने देखा होगा, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने कबड्डी खेला है। अच्छा, कितने लोगों ने खेला है यहाँ पे कबड्डी? मैंने तो भाई नहीं खेला है। तो ये जैसे ये जो रेड टी शर्ट में है, ये रेडिंग कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे उसके भी डिफरेंट चीज़ होते हैं, ठीक है, कि मतलब कब पॉइंट होता है कब नहीं होता। तो ये पैर आपका रखा हुआ होना चाहिए और ये हवा में होना चाहिए, तब आपका ये जो है माना जाता है कि आपने पॉइंट सिक्योर किया। तो ये रेडर होते हैं, और ये जो सारे लोग हैं ब्लू टी शर्ट में, ये डिफेंडर्स बोले जाते हैं। आपसे पूछता है कि ये सुपर टैकल क्या होता है, सुपर टैकल क्या होता है कबड्डी में? तो सुपर टैकल उसको बोलते हैं जब 2 या जब 3 या उससे कम डिफेंडर हो। मान लेते हैं ये डिफेंडर कितने दिख रहे हैं यहाँ पे आपको? 6 दिख रहे हैं। इनमें से अगर सिर्फ 3 या फिर उससे कम हो, यानी 2 हो, 1 हो, और वो लोग 3, 2 या फिर 1 लोग इस रेडर को अगर पकड़ लें, तो उस केस में 1 पॉइंट नहीं मिलता है, 2 या 3 पॉइंट मिलते हैं। उसी चीज़ को हम बोलते हैं सुपर टैकल। तो आपसे ये पता होना चाहिए कि जब 3 या लेस डिफेंडर्स होते हैं और वो रेडर को पकड़ लेते हैं, तो उसको हम सुपर टैकल बोलते हैं, ठीक है। जिसको कि जो अंपायर है वो अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर दिखाता है, अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद करेगा, मतलब एक मुट्ठी बंद करेगा और उसके ऊपर दूसरा हाथ रखेगा और उसको ऊपर की तरफ दिखाएगा। दैट इज कॉल्ड एज सुपर टैकल। अगला हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर डिडक्शन ऑफ पर्सनल इनकम टैक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल मेंस में भी क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार, 2 पॉइंट मिलता है। यस, ठीक है। तो अर्न बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, नेशनल इनकम मैं आपको समझा चुका हूँ कि राष्ट्रीय
आय क्या होती है। ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। इसको रिप्रेजेंट करने के टोटल 8 एग्रीगेट्स होते हैं, वो जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ये एक तो मार्केट प्राइस पे ले लीजिए 4 हो जाएंगे, और एक फैक्टर कॉस्ट पे ले लीजिए 4 हो जाएंगे। टोटल 4 + 4 8 हो जाएंगे। ये बोला जाता है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब इससे हम पर्सनल इनकम कैसे निकाल सकते हैं। पर्सनल इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम से आपको क्या करना होता है, मैंने आपको आई थिंक ये चीज़ बताई भी होगी कि आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो प्रॉफिट्स या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट्स हैं उसको घटा देना है, प्लस 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 इसमें जो सब्सिडी है उनको जोड़ देना है, ठीक है। और अगर कोई इंटरेस्ट पेमेंट है तो उसको भी घटा देना है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं इनकम दैट इज अर्नड, जो कमाई गई है बट नॉट रिसीव्ड, बट अभी मिली नहीं है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। सब्सिडी क्या है, ये है इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड, ये होता है आपका सब्सिडी। तो ये भी आपसे दे के पूछ सकता है। ये होती है पर्सनल इनकम। अब बात ये आती है कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। व्हाट इज़ पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम? ये होती है जो भी आपकी पर्सनल इनकम है, इसमें से आप टैक्स घटा दीजिए सारे। तो जो आपके पास आपके हाथ में खर्च करने के लिए पैसे बचेंगे, अभी जैसे कि कल बजट आया उसमें टैक्स की स्लैब बताई गई कि ये इतना टैक्स इतनी उसमें पड़ेगा, 0 से 3 लाख इनकम है तो कोई टैक्स नहीं, इतना इनकम है तो इतना 5% एंड 10% एंड 15%। तो डिस्पोजेबल का मतलब होता है, प्रयोज्य आय का मतलब ये होता है कि कितनी आपके पास टैक्स हटने के बाद बची जो आप खर्च कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बट यहाँ पे क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द टोटल इनकम अर्नड बाय इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑल द सोर्सेज बिफोर द डिडक्शन। टैक्सेस का डिडक्शन अभी नहीं हुआ है, हो चुका होता तो डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं, ग्रॉस इनकम होगा आंसर। अब यहाँ पे काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन आता है कि पर्सनल इनकम होगा कि ग्रॉस इनकम होगा, बट यहाँ पे आपको ग्रॉस इनकम मान के चलना है, क्योंकि एसएससी ने ग्रॉस इनकम ही माना। पहले उसने पर्सनल इनकम माना, देन ग्रॉस इनकम उसने बाद में अपनी आंसर की में दिया। मेरे हिसाब से तो पर्सनल इनकम होना चाहिए, और मैंने भी पर्सनल इनकम ही पढ़ाया था, स्टूडेंट भी पर्सनल इनकम मार के आए थे, सही भी हो गया था। लेकिन बाद में पता नहीं एसएससी को क्या हुआ, पर्सनल इनकम की जगह ग्रॉस इनकम। यहाँ तक कि एक आईएम के मतलब जो लोगों ने केस वगैरह किया, अभी उनसे पता चला मुझे कि मतलब जो आईएम के एक प्रोफेसर हैं उन्होंने भी पर्सनल इनकम ही सही आंसर माना, ठीक है, कोर्ट में। लेकिन एसएससी ने अगर ग्रॉस इनकम माना है तो हम ग्रॉस इनकम ही मानेंगे, सो दैट हमारे पास कोई एक एटलीस्ट प्रूफ तो रहेगा, ठीक है। तो ग्रॉस इनकम यहाँ पे आपको मानना है, और टैक्सेस डिडक्ट करने के बाद जो बचती है दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक्स डिड द गराडी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेट? पुडुचेरी का गर्दी जो लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस महाकाव्य से उत्पन्न हुआ है? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या फिर हितोपदेश? पंचतंत्र जरा बताइए किसने लिखी है, तो ये आपका निकला है रामायण से। महाभारत से आपका निकला है पंडावनी, जो फोक डांस है। कहाँ का फोक डांस है जरा बताइए। पंचतंत्र लिखा है किसने? विष्णु शर्मा जी ने, विष्णु शर्मा। और पंडावनी तीजन बाई, ठीक है। पंडावनी आपको ध्यान रखना है, ये तीजन बाई जी ने जो है क्या मैं बोल रहा हूँ, पंडावनी कहाँ से? छत्तीसगढ़ से, ठीक है। और इसमें जो इसके फेमस एक्सपोनेंट हैं वो कौन है? तीजन बाई। और तीजन बाई की अगर हम बात करें तो ये पद्म विभूषण प्राप्त कर चुकी हैं इन द ईयर 2019, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और मैंने आपको एक और नाम बताया था अगर आपको याद आ रहा हो, बरले करके कुछ नाम बताया था मैंने आपको, कुछ नाम बताया था मैंने बरले करके, क्या नाम बताया था? राधे श्याम बरले, ठीक है, राधे श्याम बरले। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है जो कि आपके पंडावनी से एसोसिएटेड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक और कोई नाम आपको बताया था क्या? नहीं 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 नहीं, ये तो आपके पंथी से होंगे, उषा बरले होंगी वो, ठीक है, उषा बरले। उषा बरले ध्यान रखना है आपको। राधे श्याम जो बरले हैं ये तो पंथी डांस एसोसिएटेड हैं, राधे श्याम बरले ये पंथी डांस एसोसिएटेड हैं। ये भी आपका छत्तीसगढ़ का ही डांस है, ये फोक डांस। छत्तीसगढ़ के कौन कौन से हैं? सूवा है हमारा फोक डांस, पंथी है, कर्मा है, गेंडी डांस है,
ठीक है, ये सारे हमारे रौत नाचा है, ये छत्तीसगढ़ के फोक डांसेस हैं। सशस्त्र सीमा बल इज़ द लीड इंटेलिजेंस यूनिट फॉर द डैश एंड भूटान बॉर्डर्स एंड द कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक्टिविटीज़। तो ये मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको इंटरनेशनल बाउंड्रीज पढ़ाई थी, जिसमें कि हमने देखा था बचपन में MBA, है ना, इस तरह से हमने देखा था बचपन में MBA, जहाँ B से बांग्लादेश है, C से चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो ये वो कंट्रीज़ है जिनके साथ हम इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। टोटल 15,200 किलोमीटर की हमारी इंटरनेशनल बाउंड्री है, जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट 4,096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश और पाकिस्तान बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं हमारे BSF, दैट इज़ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। चाइना को बॉर्डर करते हैं ITBP, दैट इज़ इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये हमारी सब कौन है, CAPF है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इनको हम बोल सकते हैं। नेपाल और भूटान बॉर्डर में हमारे रहते हैं सशस्त्र सीमा बल, दैट इज़ SSB, ठीक है। और ये क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तो POK वाला रीजन है, तो अभी तो यहाँ कोई फोर्स नहीं रहती है। और म्यांमार वाले रीजन में मोस्टली आपकी जो असम राइफल्स है वो रहती है। बट असम राइफल्स को हम प्योरली एक CAPF नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका जो ऑपरेशनल कंट्रोल है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत आता है। वहीं CAPF की अगर बात करें तो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हम कौन सी बाउंड्री शेयर करते हैं, मतलब कौन सी बाउंड्री लाइन है जो इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और कौन सी बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और चाइना के बीच में, और कौन सी बाउंड्री लाइन है जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ जो हम शेयर करते हैं दैट इज़ रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। सर साइरल रेडक्लिफ ने इसको खींचा था लाइन को। और चाइना के साथ है मैकमोहन लाइन, एंड अफगानिस्तान के साथ डूरंड लाइन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिटन द बुक बादशाहनामा। अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको इसको शाहनामा से, ठीक है। शाहनामा अलग है, जो कि काफ़ी पहले लिखी गई थी। काफ़ी पहले से मतलब है जब महमूद ऑफ गजनी का अटैक हुआ था। महमूद ऑफ गजनी वही जिसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। पहला अटैक उसका 1001 AD में हुआ था। तो उसी टाइम पे ही शाहनामा लिखी थी। किसने, जरा बताइए, F से नाम स्टार्ट होता है। बादशाहनामा या फिर पादशाहनामा सेम ही है, अब्दुल हामिद लाहौरी। ये शाहजहाँ के टाइम पे लिखी गई थी। शाहजहाँ के बारे में ये किताब है, शाहजहाँ। शाहनामा की बात करेंगे तो ये फिरदौसी ने लिखी हुई है बुक। अबुल फजल, इन्होंने कौन सी लिखी है, ऐन अकबरी। अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से ये एक थे, ऐन अकबरी। ऐन अकबरी में टोटल कितने वॉल्यूम्स हैं, टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं। जो पहला वॉल्यूम है वो अकबर के एंसेस्टर्स हैं, जो पूर्वज हैं, उनके बारे में बताता है। दूसरा वाला अकबर के रेन के बारे में बताता है। एंड तीसरे एडमिनिस्ट्रेशन जिसके बारे में बताता है, जिसको कि हम अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं, अकबरनामा के नाम से भी जानते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ऑलराइट, और हम क्या क्या पढ़ चुके हैं यहाँ पे, एक तो तारीख़ मुबारक शाही, तारीख़ मुबारक शाही पढ़ चुके हैं। जरा बताइए किसने लिखी है, जिसमें कि सैयद्स को, जो सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिज़र खान है और जो बाकी रूलर्स हैं उनको प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट बताया गया। प्लस तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाही ये किसने लिखी। तो मुबारक शाही की अगर बात करेंगे तो ये याहया बिन सिरहिंदी ने लिखी, ठीक है, सिरहिंदी ने। और फ़िरोज़ शाही की बात करेंगे तो ये ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी, ठीक है, ज़ियाउद्दीन बरानी ने लिखी है आपकी तारीख़ फ़िरोज़ शाही। बायोटिक पोटेंशियल क्या होता है, जैविक क्षमता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो बायोटिक पोटेंशियल होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल अ स्पीशीज़ कैन प्रोड्यूस। कोई भी स्पीशीज़ होती है, हम ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स में आप एलिफेंट को ले लीजिए, बंदरों को ले लीजिए, तो कितने स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बायोटिक पोटेंशियल बोलते हैं, उनकी क्षमता कितनी प्रोड्यूस करने की। और हमारे एनवायरनमेंट की कितनी क्षमता है झेलने की, कितने स्पीशीज़ को, एनवायरनमेंट की कितनी कैपेसिटी है, उसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। वाहक क्षमता इसको हिंदी में बोल देंगे, कैरिंग कैपेसिटी या फिर वहन क्षमता। ये क्या होता है कि मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज दैट कैन बी सस्टेन्ड बाय स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट कैन बी सस्टेन्ड, कितना सस्टेन कर सकता है एनवायरनमेंट, उसको हम कैरिंग कैपेसिटी या फिर वहन क्षमता बोलते हैं। बाकी तो टर्म्स कुछ आपको पता होने चाहिए, जो इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, प्लस यूट्रोफिकेशन क्या होता है, ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या चीज़ होती है।
तो इकोटोन हमने देखा था कि जब एक इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है तो ये जो बीच का एरिया होता है इसको इकोटोन बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज़्यादा आपको जैव विविधता देखने को मिलती है। देन इकोलॉजिकल नीश क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहाँ पे रह रही है प्लस क्या रोल परफॉर्म कर रही है, उसको नीश बोलते हैं। डेजर्टिफिकेशन मतलब कि जो लैंड है वो बंजर हो रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड एज डेजर्टिफिकेशन। और यूट्रोफिकेशन होता है जहाँ पे किसी वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बहुत बढ़ रहे हैं। ज़रा कमेंट में आप मुझे बताइए कि क्या मैंने आपको ये यूट्रोफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आए हैं। और ये वैसे तो मैं आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाली जो 1 शॉट क्लास पढ़ी हुई इसमें करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार कंफर्म कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हैं कि अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में टर्म दिया था इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा। और इकोलॉजिकल पिरामिड किसने दिया था बताइए? ये जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है ये किसने दिया था? और इकोसिस्टम वर्ड किसने दिया था? तांसले ने दिया था। नो नहीं बता पढ़ाया, ओके ठीक है, नहीं पढ़ा है तो चलिए इसके बारे में समझ लीजिए यूट्रोफिकेशन क्या होता है। तो जैसे कि कोई हमारी वाटर बॉडी होती है, ठीक है, ये मान लेते हैं वाटर बॉडी है, तो कई बार क्या होता है जैसे किसी भी कारणवश मान लेते हैं ये है लेक मान लो, या फिर मान लो ये रिवर है, ठीक है। अब रिवर में आपने देखा है नाले अटैच्ड होते हैं, या फिर हम कुछ भी फेंकते रहते हैं, बगल में खेत हैं, खेत में हम पेस्टिसाइड डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, जिसकी उसकी वजह से होता क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे वो चीज़ें यहाँ पे पहुँच जाती हैं, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम का मतलब है कि एल्गल बहुत ही ज़्यादा एल्गे जो होते हैं शैवाल वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं। जो चीज़ें ग्रो नहीं होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा आउट ग्रोथ हो जाती है उन चीज़ की। अब ये फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाते हैं, तो जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए इनको CO2 की नीड रहती है, ठीक है। प्लस सर नहीं चार्ल्स एल्टन से, बिल्कुल चार्ल्स एल्टन ने पिरामिड ऑफ नंबर दिया था। अभी समझ लो, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया तो अभी इसको समझ लो, ठीक है। तो इसकी वजह से एल्गल ब्लूम होगा, राइट। अब उस एल्गल ब्लूम की वजह से क्या होगा कि कुछ ऐसी स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे फ्लरिश करने लगेंगी जिनकी बिल्कुल नीड नहीं होगी। वो उसकी वजह से होगा क्या? उसकी वजह से ये होगा कि ये जो यहाँ पे जो जीव रह रहे हैं, जैसे मछली वगैरह रह रही हैं, फिर जो भी एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो स्पीशीज़ रह रही हैं, उनके लिए ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। पहली बात तो सनलाइट ब्लॉक कर लेंगे ये सब, ठीक है, सनलाइट ब्लॉक कर लेंगे, प्लस ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी इसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन हो। अब ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि एल्गल ब्लूम होगा, यानी कि ये सब जो अनवांटेड चीज़ें ये डेवलप होंगी, सड़ेंगी, गलेंगी, उस पर बैक्टीरिया फंगस काम करेंगे, क्योंकि वो डेट्रिटस हैं, डेट्रीवोरस हैं, तो उस डेट्रिटस को ख़त्म करेंगे यहाँ से, तो वो काम करेंगे, उनको ऑक्सीजन की डिमांड रहेगी तो वो ऑक्सीजन ले लेंगे। तो जो मछली वगैरह हैं उनके लिए ऑक्सीजन कम हो जाएगी, यानी कि उस पानी की BOD बढ़ जाएगी। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो जितनी ऑक्सीजन की डिमांड थी पहले, उससे ज़्यादा डिमांड अब यहाँ पे बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी डिमांड? क्योंकि वो ऑक्सीजन अब कोई और यूज़ कर रहा है, बैक्टीरिया वगैरह। तो BOD बढ़ना मतलब गंदी चीज़ होती है। तो यूट्रोफिकेशन यही चीज़ होती है, जब न्यूट्रिएंट्स किसी कारणवश वाटर बॉडी में पहुंच जाएं तो एल्गल ब्लूम हो जाता है, जिसकी वजह से BOD बढ़ जाता है। BOD बढ़ने की वजह से जो एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ हैं उनके लिए खतरा होने लगता है, वो डेथ होने लगती है। अब ये एक विशियस साइकिल के तौर पे टर्न हो जाता है। अब वो जो मछली है उनको ऑक्सीजन मिलेगी नहीं तो उनकी डेथ हो जाएगी। अब उनकी डेथ होगी तो वो उसको ख़त्म करने के लिए, उस मछली वगैरह का जो डेथ होगी, और बैक्टीरिया आएंगे, और ऑक्सीजन की नीड होगी उनको, तो और BOD बढ़ेगा, यानी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन और कम होगा, तो उसकी वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड और बढ़ जाएगी, तो और ज़्यादा ये विशियस साइकिल पूरी टर्न हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल क्रिटिसिज्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन निजीकरण की संभावित आलोचना है? प्राइवेटाइजेशन ये होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी मेजर शेयर होल्डिंग, यानी कि जो अपनी हिस्सेदारी है वो बेच देती है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं, ये एक्सेसिव गवर्नमेंट इंटरफेरेंस तो हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? जब हमें पब्लिक सेक्टर जॉब होता है ना। पब्लिक सेक्टर में हम देखते हैं कि एक्सटेंसिव गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है ना। एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी इन पब्लिक एंटरप्राइजेस, एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड एफिशिएंसी नहीं,
एक्सपेंशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये तो हमें ये भी गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलता है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी और ये सारी चीज़ें। रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन, नहीं, प्राइवेट प्लेयर्स जितने होते हैं, जैसे मान लो कि बहुत प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया तो उनके बीच में कंपटीशन होता है मोनोपोली स्टैब्लिश करने के लिए कि भाई हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे। तो अब जैसे मान लो अभी क्या है, इंडियन रेलवे भारत सरकार है, वही रेलवेज को ऑपरेट करता है, तो क्या कोई कंपटीशन आपको देखने को मिलता है? अब कंपटीशन में क्या होता है कि अपने प्राइस सब सस्ते करते हैं कि भाई हमारे में आ जाओ, बेटर फैसिलिटीज़ देते हैं, तो जो कंपटीशन होता है वो प्राइवेट गुड्स में देखने को मिलता है। लिमिटेड एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, ये बिल्कुल सही है, यानी जो मार्जिनलाइज पॉपुलेशन है, जो गरीबी रेखा या फिर उससे नीचे पॉपुलेशन है, उसके लिए एसेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे मान लो गवर्नमेंट आज बोले कि हम पूरी तरह से प्राइवेटाइज कर रहे हैं रेलवे को, हम पूरी तरह से हट रहे हैं, अब सिर्फ प्राइवेट ट्रेनें ही चलेंगी, तो उससे होगा क्या? अब जैसे टेलीकॉम सेक्टर है, वैसे तो ठीक है बीएसएनएल है, लेकिन उससे होता ये है कि गरीब लोगों तक सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोग पैसा तो दे नहीं सकते हैं, उनकी जो बाइंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो इसकी वजह से प्राइवेट प्लेस उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आप देखिए गवर्नमेंट जो हमारे गांव वगैरह होते हैं, कहीं वहाँ पे शोरूम वगैरह देखोगे गांव वगैरह में कि भाई गांव में लैक्मे का शोरूम है, इस तरह से कुछ है, वो नहीं देखते आप। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उतना उनको प्रॉफिट नहीं होगा, तो जहाँ उनको प्रॉफिट नहीं होता है तो इसलिए वो वहाँ पे नहीं जाते। तो जो एसेंशियल सर्विसेज हैं उनका लिमिटेड एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं ये नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी पे काम करते हैं। नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, यहाँ पे क्या होती है? एक्सक्लूडेबिलिटी, यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे अगर किसी ने पब्लिक गुड, जैसे मान लेते हैं कि जो हमारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गेहूं और चावल मिलता है, या फिर मान लो जो हम रोड में चलते हैं तो वो भी एक पब्लिक गुड है, तो ऐसा नहीं कि आप उसको कंज्यूम कर लेंगे तो दूसरे के लिए कम हो जाएगी वो चीज़। तो नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी, कोई एक्सक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे एक्सक्लूडेबिलिटी पे ये काम करता है, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिवनेस पे काम करते हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव होते हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव होते हैं, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होता बिकॉज गवर्नमेंट ही कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट से कौन कॉम्पीट करेगा। देन पब्लिक गुड में अगर बात करें तो इसमें नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इसमें नेगेटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है एंड इसमें पॉजिटिव मार्जिनल कॉस्ट होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्राइवेट गुड और पब्लिक गुड में क्या डिफरेंस होता है। अब आते हैं करंट अफेयर का, शॉर्ट लगाते हैं, 2 क्वेश्चंस करंट अफेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन रेलवे स्टेशन प्रेजेंटेड विद एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड बाय यूनेस्को, कौन से स्टेशन को यूनेस्को के द्वारा एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड दिया गया? गोरखपुर, हुबली, बैकुला या फिर दिल्ली? तो ये आपका साउथ मुंबई में पड़ता है बैकुला रेलवे स्टेशन, इसी को दिया गया एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड बाय यूनेस्को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आप बताएंगे यूनेस्को का? अगला हमारा, व्हाट वाज इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023? ये गेम्स हुए कहाँ पे थे? ये चाइना में गेम्स हुए थे, इसमें टॉप चाइना ने ही किया था। इंडिया का जो रैंक था वो 7th रैंक था इसमें, इंडिया का रैंक, ऑलराइट। और यहाँ पे मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा था, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये आपका पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर, जहाँ पे आपके अभी ओलंपिक गेम स्टार्ट होने वाले हैं 1-2 दिन बाद से। चलिए, तो यहाँ पे आज का लेक्चर होता है ख़त्म। बाकी आपको पता है नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, नोट्स परमार अकेडमी ऐप पे आपको इंग्लिश और हिंदी अलग अलग नोट्स मिल जाएंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डेमो नोट्स पड़े हुए हैं अगर आपको देखने हैं तो। और बाकी FRB सीरीज़ के रिगार्डिंग भी मैं जल्दी अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, और CHSL मेंस को लेके भी आज आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू टू ऑल। बाकी एक क्वेरी नंबर है, बाकी अगर किसी का कुछ डाउट वगैरह हो, कुछ क्वेरी हो तो अभी पूछ सकता है। कोई बात नहीं है सिस्सियन बॉय, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए लीचिंग जो होती है ना, लीचिंग वो लीचिंग होती है, देखो BOD का उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, BOD का उससे लेना देना नहीं है लीचिंग से। यस, डूरंड अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, बट जो POK वाला रीजन है हमारा उसमें और इंडिया के बीच, अफ़गानिस्तान के बीच में वो डूरंड लाइन ही है।
यस, उसको हम एसेंशियल में ही काउंट करेंगे बिकॉज हमें बाहर से लेना पड़ता है, हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती है इसलिए। कब रिप्लाई किया था? इसी आनंद कुमार इसी नंबर पे आपने किया होगा ना व्हाट्सएप? अंडे के पीले पीले भाग में प्रोटीन थोड़ी ना होता है, येलो पार्ट में तो पहले बता चुका हूँ उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। जो आपका वाइट पार्ट होता है उसमें एग वाइट होता है, उसमें प्रोटीन होता है। बजट के बारे में कल योगेश्वर शुक्ला बता चुके हैं, कल क्लास हुई थी शाम को। कंचनजंगा की हाइट 8598 मीटर है कशिश गुप्ता। अल्नीनो ला नीना ऐसे समझ लो, अल्नीनो 3 से 7 साल में होता है, प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होता है तहीती डार्विन के बीच में, डार्विन ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तहीती ईस्टर्न पैसिफिक में पड़ता है। उसकी वजह से लेट मानसून आता है और बेकार बारिश होती है, ठीक है, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ला नीना अल्नीनो का जस्ट उल्टा है, सिंपल इतना समझ लो। और ना हो तो फिर से उसको रिपीट करके देख लो, है ना। दक्षिण पतेश्वर का टाइटल था, ठीक है, सुचाना रॉय। सॉरी, आप नरसिम्हा वर्मन का पूछ रहे हो, तो नरसिम्हा वर्मन का वातापी कोंडा का टाइटल था जो उन्होंने पुलाकेसिन 2 को हरा के लिया था। पुलाकेसिन 2 ने दक्षिण पतेश्वर का टाइटल लिया था हर्षवर्धन को हरा के। कौन सा फॉर्मूला सदफ फातिमा, कौन सा फॉर्मूला नहीं समझ में है? वो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम वाला। 80% है उसका अल्बीडो, कल बताया था विकास। घराना का है क्लास, है ना, घराना का क्लास करवाएंगे। चंबल की ट्रिब्यूटरीज थोड़ा बता दीजिए। बता तो चुके हैं चंबल की ट्रिब्यूटरीज, काली सिंध, पार्वती और छिप्रा। छिप्रा वही रिवर है जहाँ पे आपका उज्जैन लोकेटेड है, उसके बैंक्स पे। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होगा तो कल क्वेश्चन रख लेंगे अर्षित उस पर, और इसको सीमांत उपयोगिता बोलते हैं, उस पर कल क्वेश्चन रख लेंगे कि आप कितना एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ कंजम्पशन करते हो उस पर आपको कितने यूटिलिटी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी, है ना। हाँ, घराना पे क्लास करवाते हैं। अरे भैया, ईश्वरी प्रसाद बताए थे तो थोड़ा सा देख तो लेते क्या बताए थे, वो हम क्लियर करवाएंगे कब ईश्वरी प्रसाद हैं। और लखनऊ घराने में काफ़ी सारे वो आपके हैं, जैसे कि बनारस घराने में, बनारस घराना में तो फाउंडर आपके गोपाल मिश्रा भी हैं, लेकिन उसमें ख्याल जो सिंगिंग है उसके फाउंडर हैं पंडित गोपाल मिश्रा, ठीक है। और राम साही क्या है, राम साही तबला वाला जो है उसके फाउंडर हैं। और जो ईश्वरी प्रसाद बताए थे वो कथक का जो है उसके फाउंडर हैं, वो ईश्वरी प्रसाद, या फिर जानकी प्रसाद भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया आपसे। सर काइनेटिक एनर्जी निकला कैसे गया मतलब? उसमें सी आइस पूछा गया था क्या पूजा चौधरी? एक बार मैं देख लूँगा, है ना। और 40 लेक्चर्स होंगे पता नहीं, अब देखते हैं 40 होते हैं फिर उससे कम देखते हैं। अभी तो 20 भी नहीं हुए। मार्क्स वगैरह तो आपके बढ़ रहे होंगे ना अभी, जो आप लोग लगा रहे हो उसमें मॉक्स वगैरह, तो उसमें मार्क्स बढ़ रहे होंगे। बाकी मॉक्स में काफ़ी लोग तो नहीं, कुछ लोग भेजते रहते हैं कि सर मॉक्स में ये क्वेश्चन, तो देखो मॉक्स के लिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बाकी एग्ज़ाम से मेरा मतलब लेना देना है, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके मार्क्स बढ़ेंगे, बाकी तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, वैसे तो बढ़ने चाहिए।
यस, वेदिका रेलिंग होती है और वॉकिंग वाला पार्ट मेदी होता है, वही तो मैंने आपको बताया है, रेनी शर्मा। यस, ग्रॉस इनकम था उसका, ग्रॉस इनकम, क्योंकि एसएससी ने ग्रॉस इनकम ही माना, मैंने आपको बताया ना। चलिए भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। बताते हैं वर्तिका उसके करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कुछ प्लान कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हम ऐसी कर लें जो कि एक्चुअल में ऐसा हो कि भाई अगर सबका सही हो तो हमारा गलत ना होना चाहिए, ठीक है। मतलब नॉर्मल से क्वेश्चन सही हो जाने चाहिए जो करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, राइट। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद। सर बोलते हैं वीडियो थोड़ा रिवीजन पर भी बना दीजिए, रिवीजन पे बना दीजिए मतलब। चलो भाई, थैंक यू, मिलते हैं कल एट दी 9 AM। थैंक यू।